सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल्य पुनः एक बार आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। कुछ लोग कटिहार से फ़ोन किए हमको, एक भाई शंभू जी कि कुछ विशिष्ट लोग बोल रहे हैं, विशिष्ट लोग ही होंगे, कि ऑर्डर में कहाँ लिखा है कि मूल वेतन और नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ दिया जाए। अरे भैया, उनको इतना ही पकड़ने की और कैच करने की क्षमता होती तो विशिष्ट ही बनते। थोड़ा सा सोचते, बनना ही होता तो एक दो अटेम्प्ट के बाद बनते। पहले ही ट्रेन से भाग करके वहाँ दड़ी बिछाने की क्या ज़रूरत थी। खैर, जो हो, उनकी अपनी सोच है। मैं चर्चा करूँगा इस पर कि ऑर्डर में क्या है, कैसे है। चूँकि 2 दिन वीडियो मैंने पीछे बनाया, बहुत से एक दिन तो ऑर्डर ही क्लियर नहीं हुआ। दूसरा दिन मैंने वीडियो जो बनाया उसमें ईपीएफ एक्ट 1952 का मेरे पास पुस्तक था, जो कि पुराना पुस्तक था। उसके आधार पर मैंने जो कुछ बताया कि 12% नियोक्ता का और 12% कर्मचारी को पीछे से भरना पड़ेगा 1 सितंबर 2020 के पूर्व का इंटरेस्ट सहित, जिसमें आज कुछ बदलाव होने जा रहा है मेरी बातों में, इसलिए कि उस एक्ट में कुछ बाद में संशोधन हुआ है, जिसके प्रभाव को मैं 2 दिन पहले वाले वीडियो में नहीं जान पाया था। आज उस प्रभाव को क्या बदलाव हुआ है, क्या है, आगे आपको नियोजित शिक्षकों को इस उत्पन्न परिस्थिति के बाद क्या करना चाहिए, मैं इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन फ़िलहाल एक छोटा सा मुद्दा मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि सरकार आपके आंदोलन से नहीं डरती है, नहीं डरती है, नहीं डरती है। आप चाहे जितना भी धमकी देते चले जाइएगा आंदोलन का, सरकार आपके आंदोलन से नहीं डरती है। आपको सरकार जब चाहे तब कुचल सकती है। सरकार अगर डरती है तो बस आपके बातों का असर सरकार पर कितना पड़ रहा है, इससे नहीं डरती है। आपके बातों का असर पब्लिक पर कितना पड़ रहा है, सरकार इससे डरती है। तो इसलिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि सबसे पहले सरकार ने पब्लिक के नज़र में आपको गिराया है। इसलिए आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाइए और ऐसे कदम पर ध्यान दीजिए अपने एक एक एक्टिविटी पर कि पब्लिक आपसे प्रभावित हो। हालांकि आपका भी क्या दोष है, मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक गार्जियन अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, मोबाइल पर गाना बजा रहे थे और मैं गाना बजाते वहाँ उनका बच्चा भी आसपास सब खेल रहा था। ध्यान, वीडियो वो भी देख रहा था, बच्चा भी देख रहा था। चूँकि मेरे परिचित थे, मैंने बैठा, वहाँ बैठ गए और थोड़ी थोड़ी बात होने लगी। बच्चों के पढ़ाई के प्रति मैंने बात उठाया तो सीधे बोलते हैं, अब मैं थोड़ा सा आगे की बात भोजपुरी में बोलना चाहता हूँ और मैं गार्जियन को भी ये इस बात पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग भी, सिर्फ सरकार की, शिक्षकों की जिम्मेवारी नहीं है, आपके बच्चे हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आपके बच्चे संस्कारी हों और पढ़ें आगे। सिर्फ शिक्षक की ही जिम्मेवारी नहीं है। देखिए, उस घटना में हुआ क्या कि मैंने जो ही पढ़ाई का बात किया तो आगे की बात मैं भोजपुरी में कर रहा हूँ, चूँकि भोजपुरी क्षेत्रीय से था। बोले कि ये सर, ये मास्टरवा पढ़ावत कोनो थोड़े बड़े सौ, पहले के मास्टर होखे लोग। हमने बोला कि ओ, पहले के मास्टर होके लोग। हाँ, मतलब ठीक, आप तो सही बोले। वास्तव में कोई मास्टर पढ़ाना नहीं चाह रहा है या पढ़ा नहीं रहा है, आपकी बात में दम है।
चूँकि सब लोग का नियत यही है कि मास्टर को बदनाम कर देना, लेकिन क्या पहले के मास्टर आपको पढ़ाए हुए हैं? बोले कि हाँ पहले के मास्टर थे। ये है बहुत डींग हाँके। बोले कि पहले के मास्टर थे तो अभी आपको मैंने देखा कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपके बच्चे भी देख रहे हैं और आप मौज कर रहे हैं, बच्चे भी खुश हो रहे हैं। कितना आप खुश हैं जानते हैं? वो गाना क्या बज रहा था? एक गाना है, आप अनुमान लगा लीजिएगा। वो चटना चटनी वाला गाना नहीं है, कौन चटना है का चटनी है। हम बोले कि आपके पहले जो आपने बड़ाई किया कि पहले के शिक्षक थे, मैं मानता हूँ उन्होंने आपको पढ़ाया तो आप गिर करके इस स्टैंडर्ड पर आ गए कि चटनी चाटने लगे। अब बताइए कि आपके बच्चे जब होंगे और आप जो देख रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, आप भी मनोरंजन कर रहे हैं, बच्चों को भी मनोरंजन करा रहे हैं, रोड पर जो आ रहे हैं उनका भी मनोरंजन करा रहे हैं, तो जब आपके उम्र का आपका बच्चा होगा तो निश्चित ही वो एक आपसे एक स्टेप नीचे गिरेगा और उस दिन वो चटनी तो आप चाट गए, चटनी तो है नहीं, तो निश्चित ही वे अचार चाटने के लिए खोजेगा। इसलिए आप पहले सतर्क हो जाइएगा, पहले अपने रहन में सुधार कीजिए, इसके बाद शिक्षकों पर आरोप लगाइएगा कि मास्टरवा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, कैसे पढ़ाएगा इस दरमियान। चूँकि आपके बच्चा के दिमाग में तो हमेशा चटनी और अचार रहता होगा, तो क्लास में बैठ कर करके और पढ़ता होगा तो उसको चटनी और अचार याद आता होगा। मैंने ये वास्तविकता जो है कहा है। अगर इससे किसी गार्जियन को या किसी अभिभावक को मेरी बात अगर लगे तो कृपया अपने एक्टिविटी पर ध्यान देंगे, न कि मेरे बातों पर। क्या मैंने ये गलत बोला है और मेरा ध्यान गलत जगह पर गया है? आगे आइए मूल बिंदु पर, ईपीएफ पर मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ। इससे पहले एक बात हमको याद आई। अपनी चालाकियों पर डाल के पर्दा चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाता बही बिगड़े हों वो मेरा हिसाब लिया करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आगे मैं बढ़ रहा हूँ। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि पहले के लोग जो है सो लूट लिया, चोरी किया, गाड़ी किया, घोड़ा किया, ये किया, वो किया। क्या किया उससे हमको मतलब नहीं है, हो सकता है वास्तविकता भी हो, इसमें किया भी हो, लेकिन किया तो उसके काम को भी देखना चाहिए कि ये सब लोग जितने भी कूद रहे हैं या हम लोग जितने कूद रहे हैं या जितने भी यूट्यूब के व्यू जा रहे हैं या वीडियो बन रहे हैं या ये मार्केटिंग चल रहा है, ये निश्चित ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका एक और एक मात्र देन प्रमोद यादव जी हैं। नहीं तो सब लोग अपने अपने बियर में घुस गए होते, आज किसी का कोई अकील नहीं चलता। तो क्या प्रमोद यादव जी लुटेरा हैं, चोर हैं? जी नहीं, वो आपके लिए भगवान तुल्य हैं। आगे आइए, मैं चर्चा कर रहा हूँ लखनलाल निषाद और संजीव जी पर। निश्चित ही आपको जानकारी होगा कि लखनलाल निषाद और संजीव जी मीनापुर मुजफ्फरपुर से हैं। और मेरी बात 2 दिन पहले जब लखनलाल निषाद जी से हुई, मैं एक केस नंबर मांग रहा था तो उन्होंने बोला कि केस नंबर हमको पता नहीं है, वो सब अध्यक्ष जी के पास रहता है। अब किस अध्यक्ष जी के पास रहता है मैं अपने जुबान से नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ जाइएगा। तो क्या उन्होंने, अगर लुटेरा ही हैं, अगर गाड़ी खरीद लिए, बंगला खरीद लिए, जो खरीद लिए, सब मैं मानता हूँ, लेकिन क्या उन्होंने आपके लिए काम नहीं किया? अभी तक जिस प्लेटफॉर्म पर ला करके आपको खड़ा किया है उन्हीं लोगों का देन है। किसी पर इतना जल्दी आरोप लगा लेना और हो हल्ला करना, अच्छाई और बुराई किसमें नहीं है,
तो सिर्फ बुराई का ढिढोरा पीटना गलत है, उसके अच्छाई पर भी पर्दा नहीं डालिए। और निश्चित ही आपके नज़र में कुछ गलती किया है आदमी, तो आगे आपको परिणाम जो मिल रहा है आपके लिए अच्छाई भी किया है अगला आदमी। मेरा तो ये सिद्धांत है, जो वास्तविकता होता है उसका बोलते हैं, जो गलत है गलत बोलते हैं, सही है सही बोलते हैं। अगला जिसको गलत लगे इससे या सही लगे वो अपने घर, मैं अपने घर। आइए इस पर चर्चा कर रहा हूँ। ये ईपीएफ में ये तो सवाल हो गया कि कुछ विशिष्ट बोले, और 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो में चर्चा किया था कि केस नंबर जो था एलपीए से कुछ क्लियर नहीं हुआ, इसके बाद अवमानना के केस से भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। उसमें ये आदेश था कि सरकार मनमानी नहीं किया जा सकता है और ईपीएफ एक्ट 1952 का पालन हर हाल में करना पड़ेगा। 2022 335-19 केस से भी स्पष्ट नहीं हुआ, गोल मटोल वही आदेश 1952 एक्ट की तरफ 23/592, इससे भी स्पष्ट कुछ क्लियर नहीं हुआ। लेकिन इन सबसे यही क्लियर हुआ कि सरकार को 1952 एक्ट का पालन करना पड़ेगा, ये कानून का उल्लंघन है। अब आइए, तो ये जो बोल रहे हैं कि इसमें ऑर्डर में कुछ नहीं है, अरे भैया ऑर्डर में देखिएगा तो होगा कि ऑर्डरवा में क्या लिखा है, अब उसके अनुसार पकड़ कर के पहुँचिए कि 1952 एक्ट क्या कर रहा है। कोर्ट तो सीधे बोल दिया कि आपको ये भी नहीं उसमें है क्लियर कि नियुक्ति तिथि से करना है, मूल वेतन पर करना है, क्या करना है। कोर्ट का ये आदेश है कि ईपीएफ एक्ट 1952 का पालन करना है, मनमानी नहीं चलेगी, यही आदेश हमको मिला। तो अब 1952 एक्ट उलट कर न देखना पड़ेगा कि इस ऑर्डर में खोजिएगा कि कहाँ लिखा हुआ है। ऐसा ही न खोजते खोजते लोग विशिष्ट बन गया, अपना सेंस लोग नहीं लगाया। देखिए, अब 1952 एक्ट पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ईपीएफ एक्ट 1952, ईपीएफ एक्ट 1952 ये कहता है, पहला पॉइंट है, एक्ट तो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन उसका निचोड़ मैंने जो निकाला है, मोर देन 20 एम्प्लॉई, जिस कंपनी में या जिस संस्थान में एम्प्लॉई कर्मचारी 20 या 20 से अधिक हैं, उनमें हर हाल में ईपीएफ लागू करना है। ईपीएफ 1952 एक्ट के तहत उनको सभी सुविधाएं, सामाजिक बराबर का हकदार उनको बनाना है। अब देखिए, इसमें कह रहा है, एक ऑप्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर केंद्र सरकार चाहे तो 20 से कम संस्थान वाले कर्मचारी को भी ईपीएफ एक्ट 1952 के दायरे में ला सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये विशेषाधिकार है। आगे देखिए, अब चलिए कि जिसमें 20 से कर्मचारी थे और लागू हो गया, और उसके बाद 5 कर्मचारी उसमें से छोड़कर चले गए, अब 15 कर्मचारी बचे हुए हैं, उस केस में क्या होगा? तो जी नहीं, भले ही एक बार जब लागू हो गया, बाद में भले ही कर्मचारी कम हो गए, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लागू हो गया तो हो गया, वो 15 पर भी वो लागू रहेगा। वो 15 हो जाए और चाहे 5 गो बच जाए, 5 गो पर ईपीएफ एक्ट 1952 लागू रहेगा। अगला कहा है इसमें कि बेसिक वेजेज और सैलरी प्लस डीए का 12% प्लस 12% प्लस 1%, 12% कर्मचारी, 12% नियोक्ता और 1% EDLI के लिए ये नियोक्ता को देना पड़ेगा, जिसका वीडियो मैंने पूर्व में बना चुका हूँ आपको फरवरी में ही। और ये जो है मैक्सिमम 1% जो है 1%, ये आगे चलिए इसके बारे में बता रहे हैं। ये जो 12% है नियोक्ता का, आपका नहीं, नियोक्ता का जो हिस्सा है उसको कैसे बांटा जाता है? तो 3.67
8.33 और ईपीएस ये जो है आपका यही 12,000 रुपया 15,000 का 1,800 रुपया और ये जो है 3.67 ये 550 रुपया 05 2350 रुपया आपको जो मैसेज आता है हर महीना यही आपके ईपीएफ में जाता है। बाकी का जो बच रहा है शायद 1250 होगा वो आपको ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है ईपीएफ के। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि सरकार काटता है 1,800 रुपया और लोग कहते हैं कि 1836 है और 2350 कर रहा है, सरकार 1250 रुपया गोलमाल कर देता है। ऐसा बात नहीं है, वो आपको पेंशन योजना में जाता है। आगे चलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये पूर्ण रूपे ना ये सब दायित्व है, ये कर्मचारी का नहीं है, ये नियोक्ता का है। ये नियोक्ता का है समय पर वसूल करना, कर्मचारी के हिस्से से काटना और अपना हिस्सा देना और समय पर ईपीएफ ऑफिस में डिपॉजिट करना, ये नियोक्ता का काम है, आपका नहीं है। बहुत केस में सुन रहे हैं कि सरकार जो है सो आपके पेंशन वेतन से काट ले रही है लेकिन समय पर ईपीएफ ऑफिस में जमा नहीं हो रहा है, तो ये इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो विलम्ब का जो है सो इंटरेस्ट ये ईपीएफ ऑफिस वसूल कर लेगा, इसमें आपको चिंता करने की, आप सिर्फ सूचना कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, नहीं तो दंड और ब्याज के साथ ईपीएस को अधिकार है दंड भी देना और वसूल भी कर लेना ब्याज। आगे आइए, आपके केस में ये तो नियम हो गया। अब आपके केस में 1952 एक्ट, इसमें जब कोर्ट में बहस हो रहा था तो जज महोदय को ये महसूस हुआ कि आपके केस में ईपीएफ एक्ट 1952 का घोर उल्लंघन हुआ है, इसलिए उन्होंने सरकार को फटकार लगाते हुए और ईपीएफ एक्ट 1952 का अनुसरण करने का आदेश दिया था, जिसमें पहला देखिए नियोक्ता का काम समय पर काटना जमा करना है। अभी मैंने चर्चा किया कि आपके वेतन से 12% काटना और अपने से 12% जमा करना, ये निश्चित ही ये आपका काम नहीं है, ये नियोक्ता का काम है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर उसमें कहीं चूक होती है तो उसकी सारी लायबिलिटी, सारे क्या कहते हैं इंटरेस्ट या पेनाल्टी वो है सो सरकार को जमा करना पड़ेगा। आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, चिंता नहीं लीजिएगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है और अगर आपसे काट लिया गया और जमा नहीं किया गया समय पर, तो ये घोर अपराध है, ये एक आपराधिक मामला है जिसके लिए सरकार के कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को जो जिम्मेवार होंगे उन पर आपराधिक मामला भी ईपीएफ ऑफिस चला सकता है, थोड़ा सा आप सक्रिय हो जाए तो। आगे चलिए, अभी मैंने जो चर्चा किया कि 2 दिन पहले मैंने वीडियो में चर्चा किया था कि ये जो एक सितंबर 2020 के पूर्व से जो नहीं काटा गया और मूल वेतन पर जो नहीं काटा गया है, तो अब जो एडजस्टमेंट होगा और काटा जाएगा तो 12% आप में से काटा जाएगा और 12% सरकार भरपाई करेगी, कमी जो है सो इंटरेस्ट के साथ। तो इंटरेस्ट आपको भी देना पड़ेगा। मैंने कल 2 दिन पहले चर्चा किया था, लेकिन सॉरी उसके लिए, चूँकि मेरे पास करंट बुक नहीं था, पुराने बुक से मैंने देख करके बोला था, लेकिन इधर हमको जानकारी मिला तो फिर उस पर मैंने अध्ययन किया कि आपको जून 2024, पिछले साल जून 2024 से नियम लागू हो चुका है, जो उसमें कुछ संशोधन हुआ है। उसमें यह है कि आपका 1 सितंबर 2020 के पूर्व की जिम्मेवारी नियोक्ता की होगी। इस संशोधन के अनुसार अब जिम्मेवारी पूरी नियोक्ता की होगी, क्योंकि ये उनकी कानूनी बाध्यता थी
जिसमें 7Q धारा 7Q 12% प्लस इंटरेस्ट एम्प्लॉयर को जमा करना पड़ेगा। 14B कहता है EPFO पैनल डैमेज क्षतिपूर्ति भी वसूल कर सकती है आपको नियोक्ता से, सरकार से। उसमें जो क्षतिपूर्ति है यानी कि जो कमी बेसी है वो सरकार को से वसूलेगी, आपकी वो जिम्मेवारी नहीं है। और पूरे क्षतिपूर्ति को 100% तक वो वसूल सकती है, 100% तक। ये संशोधन लागू हो गया है जून 2024 से। क्षतिपूर्ति का रेट जो है पहले था 5% से लेकर के 25% तक क्षतिपूर्ति का रेट, यानी पेनाल्टी जो था वो 5% से लेकर के 25% तक था, लेकिन अभी कुछ रिलीफ दे दिया गया है, 1% कर दिया गया है। कर्मचारी को कोई नुकसान न हो, इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि इसमें कर्मचारी पर कोई बोझ नहीं पड़े और कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए कि ये जिम्मेवारी कर्मचारी का नहीं नियोक्ता का था और नियोक्ता ने अपने कर्तव्य में कहीं ना कहीं चूक किया है, इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो हर हाल में 1952 एक्ट का पालन होगा। अब रही आगे आपको इसमें सिर्फ वीडियो देखना है, ग्रुप बनाना है या जय हो करना है, ये करना है या इसमें कुछ काम भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा सुझाव है, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिएगा। मेरा काम मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं सिर्फ जहाँ जहाँ फॉल्ट है वहाँ सिर्फ चर्चा करूँगा। काम आपका है, न हमको मिलेगा, ये आप खुद एक्टिव होइएगा। और एक चीज़ और बोल देता हूँ, आप किसी पर आश्रित नहीं रहिए, आप अपना काम खुद कीजिए एक्टिव होकर के। ही नहीं कि लाट बना गया, ग्रुप बन गया तो ग्रुप वाले लोग, संघ बन गया तो संघ वाले लोग जैसे जैसे करेंगे। अपने घर में हम सोए हुए हैं, अपने सब लोग लड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। बार बार आप धोखा खाते रह जाइएगा, जहाँ हैं वहीं बने रह जाइएगा। इसलिए सब लोग अपना अपना देखता है, आप अपना देखिए और यहाँ थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। हम जो आपको सुझाव दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो इसका पालन कीजिएगा। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप पहले ब्लॉक लेवल पर ये पता कीजिए कि कौन कौन शिक्षक हैं जो इसके दायरे में नियोजित शिक्षक हैं। सबका एक सूची बनाइए, आप लोग थोड़ा सा उसमें समय दीजिए, एक्टिव होइए। और सबका नाम के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और इसके बाद EPFO से एक नंबर मिला होगा आपको। अब उसका नाम हमको ध्यान में नहीं आ रहा है कि उस नंबर को क्या कहते हैं। उस नंबर को आप एकत्रित कीजिए, एक लिस्ट बना करके सबका, और सबका सूची ब्लॉक लेवल पर आप लोग सबका कोई छूटना नहीं चाहिए। आप लोग में से पहल कीजिए, एक्टिव 1 आदमी 2 आदमी जो हों, जैसे हों, सबको एक्टिव होना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 आदमी या 2 आदमी के एक्टिव होने से नहीं होगा। न तो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर अपने जगह रहेगा, आपका मन्ना अपने जगह रहेगा, सरकार अपने जगह, आप अपने जगह, EPF ऑफिस अपने जगह, सब धरा का धरा रह जाएगा। कुछ नहीं होगा, खाली वीडियो देखिएगा, आप लोग मनोरंजन कीजिएगा, शेयर लाइक कमेंट कीजिएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। इसका सूची पहले बनाइए। इसका सूची जितना दिन में हो जाए, 15 दिन 20 दिन में आप लोग सबसे पहले इसका सबको ढूंढ निकालिए कि कितना आदमी है। सबका सूची, जिम्मेवार आदमी सूची बना करके ब्लॉक लेवल पर, और ब्लॉक लेवल के बाद देखिए अगर जिला लेवल पर अगर हो जाता है तो जितना आदमी हो, हालांकि जिला लेवल से अच्छा होगा ब्लॉक लेवल पर ही कर देना, या फिर पहले ब्लॉक लेवल पर आप कीजिए। इसके बाद सोचा जाएगा कि सबको एकत्रित कर करके जिला लेवल पर EPFO
ईपीएफ ऑफिसर जो हैं कमिश्नर, उनके नाम से एक एप्लीकेशन लिखा जाएगा और उसमें ऑर्डर के कौन कौन कॉपी किस किस आधार पर, इसके बाद 1952 एक्ट का प्रावधान जो है उसका कॉपी लगा करके, और सभी शिक्षकों का ये जो सूची बनेगा उनको सूची के अनुसार उसमें एनेक्चर लगा करके, और संभव हो तो जिला लेवल पर अगर ज़्यादा आदमी का लंबा सूची नहीं अगर हो रहा है तो जिला लेवल पर दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या फिर ब्लॉक लेवल पर भी आप दे सकते हैं। और ब्लॉक लेवल पर अपने अपने ईपीएफ क्षेत्रीय कार्यालय जहाँ जहाँ ईपीएफओ का है वहाँ 2 कॉपी में ये काम आप लोग कीजिए, और 1 कॉपी ईपीएफओ ऑफिस में कमिश्नर के नाम से लिख करके रिसीव कराइए, और 1 कॉपी रिसीविंग अपने पास लेकर करके और चुपचाप अपने घर में चदरी तान करके सोइए। ये जिम्मेवारी ईपीएफओ का है, वो सरकार के नाक में नाथ पहना करके वसूल लेगा, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि मैंने बिहार राज्य नियोजित शिक्षक ग्रुप को नामकरण दिया, बहुत मेहनत उसमें किया, और 1 महीना पूरे 38 जिला में उसको फैला दिया था। बहुत लोगों को मैंने जोड़ा, लेकिन स्वेच्छा से मन में आ गया, मैंने 1.5 महीना पहले सभी ग्रुप को छोड़ दिया है और एक अलग ग्रुप बना हुआ है नियोजित शिक्षक की आवाज़। अगर जो लोग स्वेच्छा से इसमें जुड़ना चाहते हैं, ये नहीं कि इधर उधर बात करने के लिए, वे स्वेच्छा से इसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वे लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 8210893933 पर अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर, ब्लॉक, जिला, एड्रेस अपना भेजेंगे, उनको जोड़ लिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे।